बिहार विधानसभा 2025 के चुनावों का परिणाम कल यानी कि 14 नवंबर 2025 को आ जाएगा। इस चुनाव में दो ही चीज होना है, पहला राजनेता जीतेंगे और दूसरा जनता हारेगी। क्यों? आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं न्यूज एनालिसिस विद शशि रंजन से। चलिए चर्चा करते हैं कि क्यों राजनेता, मैं कह रहा हूं कि क्यों राजनेता जीतेंगे और क्यों जनता हारेगी। दोस्तों, आपको पता हो कि बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा। इन सब पे चर्चा करने से पहले एक बार एग्जिट पोल पे चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में, ताकि ये समझ में आ जाए कि आखिर राजनेता कैसे जीत रहे हैं। एग्जिट पोल के अलग अलग अनुमान जो हैं उसमें से कुल मिला के सारे अनुमान ये कहें मैक्सिमम 95% अनुमान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए वापस सत्ता में आएगी। एनडीए कम से कम 10 से 12 एग्जिट पोल वाले एनडीए को सत्ता में ला रहे हैं। केवल दो ऐसे एग्जिट पोल में है, एक देशबंधु लाइव और दूसरा जर्नल मिरर। इन दोनों ने महागठबंधन की वापसी का कहा है कि ये एक्चुअली जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो आरजेडी है महागठबंधन का पूरी जो गठबंधन है उनकी वापसी होगी। केवल दो हैं, देशबंधु लाइव और जर्नल मिरर। बाकी के बाकी ऑलमोस्ट 10, 12, 13 जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं सब के सब एनडीए के बारे में कह रहे हैं सत्ता में यही लोग आएंगे। अब जब इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं, यार यही दोनों आएंगे सत्ता में। एक और थे भाई साहब जन सुराज पार्टी वाले, अगर कुछ मिरेकल ना हुआ तो उनका सत्ता में आना नहीं है, वो सत्ता में नहीं आएंगे। इसलिए बात करेंगे इसी पे, और क्यों राजनेता जीतेंगे और जनता हारेगी इसी पे चर्चा करते हैं। चलिए अब कुछ फैक्ट्स पे जान लेते हैं, फैक्ट्स क्या क्या है। फैक्ट्स ये है दोस्तों कि बिहार में आपको याद होगा पिछले 10-12 सालों से नहीं, पिछले 30-35 सालों से बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि गरीबी कैसे समस्या है बिहार की, तो बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट में काउंट होता है। झारखंड भी कई मामलों में बिहार से आगे निकल गया है। नीति आयोग के और एक यूएनडीपी है, इन दोनों के आंकड़ों के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कहें कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी की बात करें तो बिहार में आज भी 33.76 यानी कि साधारण भाषा में कहें 33.76% लोग बहुआयामी रूप से गरीब है। आप सोचिए कि एक स्टेट में 1/3 जनता बहुआयामी गरीब है तो उस स्टेट का क्या हाल होगा। और ये आज से नहीं है, पिछले 30-40 साल से यही चलता आ रहा है। दूसरा बात करते हैं, जो दूसरा मुद्दा है वो है साक्षरता की, शिक्षा व्यवस्था की। बिहार में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% है, यानी कि बिहार में लगभग 62% लोग ही साक्षर हैं। ये साक्षरता का ये मतलब नहीं समझिएगा कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हैं बिहार के सारे। साक्षरता का मतलब ये है कि लगभग 62% लोग बिहार में केवल पढ़ना लिखना लोग जानते हैं। अब सोचिए कि इसमें से 4 या 5% कह लीजिए जो अच्छे से हायर एजुकेशन ले पाते हैं, बाकी के सब केवल साक्षर हैं। बेरोजगारी पे बात करते हैं बिहार की। एक तीसरा मुद्दा ये रहेगा, बेरोजगारी क्या है? आपसे हमसे किसी से छुपा नहीं है, खासकर जो भारत के नौजवान हैं उनमें से किसी को बेरोजगारी की छुपा नहीं है। बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब है ये है कि आप काम करना चाह रहे हैं और आपको काम न मिले। काम न मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं और आपको कहे कोई दिहाड़ी मजदूरी कर लो। आप जिस लायक हैं, जो स्किल आपके पास है, उस स्किल से हिसाब से काम न मिले, वही बेरोजगारी कहलाती है। बिहार में बेरोजगारी की स्थिति यह है कि आज भी ट्रेनों में या बसों में भर भर के लोग पंजाब, तमिलनाडु इन सब इलाकों में जाते हैं काम करने के लिए। ये ऐसा मुद्दा है जिसपे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, ये आपको पता होगा बेरोजगारी की स्थिति क्या है। और बेरोजगारी आज से नहीं, पिछले 30-35 साल से बिहार में जस का तस बना हुआ है। आते हैं स्वास्थ्य के मुद्दे पे। स्वास्थ्य में भी मैं बहुत ज्यादा डाटा नहीं दूंगा WHO वगैरह का, क्योंकि इनके डाटा सुन के ना दिमाग चकरा जाता है कि बिहार में स्वास्थ्य की बदहाली कितनी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप नाम सुने होंगे, बिहार में देखने को नहीं मिलता है, और देखने को मिलता भी जहां पे है वहां पे आप जाएंगे तो आप अपना इलाज कराने के पहले 10 बार सोचेंगे कि इन सब सेंटर्स पे मैं इलाज कराऊं या ना कराऊं। इसीलिए बिहार से लोग आते हैं एम्स दिल्ली। आप कभी दिल्ली के एम्स में जाइए और बिहार के लोगों का वहां पे काउंटिंग करिए कि कितने लोग हैं। एम्स दिल्ली में लगभग मैं कहूं 50% से ज्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि 80% ज्यादा लोग बिहार के मिलते हैं। कारण क्या है कि बिहार में हेल्थ की जो पूरा सिस्टम है स्वास्थ्य का, वो पूरा डैमेज हो चुका है। अगला आते हैं मुद्दा पलायन का, माइग्रेशन का। बिहार में माइग्रेशन एक ऐसा चीज है, 2011 की जनगणना के हिसाब से
2011, मैं पहले नहीं कर रहा हूँ, 2011 के लगभग 75 लाख लोग बिहार से पलायन किए थे, उसमें से 23 लाख लोग रोजगार की तलाश में गए थे। यानी कि कहें कि 1/3 लोग, यानी कि हर 3 में से एक आदमी केवल रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर निकला। ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस स्टेट में आप जन्म लेते हैं वहां आपके लिए बहुत ज्यादा रोजगार का साधन नहीं है और आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। ये 2011 की बात है। 2025 की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1.5 CR में आप जाएंगे, इतने करोड़ लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं। बाहर रह रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा या तो नौकरी कर रहे हैं या दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की क्या स्थिति है बिहार के जब बाहर आते हैं तो वो किसी से छुपा नहीं है। दूसरा जो एक और चीज है इसमें, शिक्षा के लिए भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कहें जो कक्षा 5-6 से ऊपर वाले जिनके पास पैसा है, वो अच्छे शिक्षा के लिए बिहार से बाहर भेज देते हैं। खासकर राजस्थान हरियाणा में ऐसे कई सारे स्कूल खुले हुए हैं, तो पलायन में ये लोग भी आते हैं जो पूरे पॉपुलेशन का पलायन है। अगले मुद्दे पे आते हैं, प्रति व्यक्ति आय पे। बिहार में ये कांस्टेंट प्राइस पे मैं बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्राइस पे बिहार में आज के डेट में 36, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे था इस साल वाला, उसमें यह कहा गया कि 36,342 रुपया सालाना बिहार में प्रति व्यक्ति इनकम है। यानी कि अगर आप देखें तो मंथली जो कहेंगे लगभग 3,000 रुपया बिहार का एक आदमी मंथली कमाता है। लगभग 3,000 रुपया से क्या होगा एक महीने में, आप सोच के देखिए। जहां पे कई लोगों को एक तरह से कहें पेंशन भी इससे ज्यादा मिलता है कई स्टेट्स में, खासकर वृद्धावस्था पेंशन या और सब पेंशन की बात करें तो बिहार में ओवरऑल पर कैपिटा इनकम 36,000 रुपया है, यानी कि मंथली लगभग 3,000 के आसपास है। और भारत की बात करें तो भारत में 1,14,710 रुपया है पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस पे। तो इस आधार पे आप देखें कि इसमें ऑलमोस्ट, इसमें भी 1/3 कम है। कारण क्या है ये कमी का? अब आप ये सोचिए क्या है कारण। बिहार में न तो उद्योग है, न रोजगार है, न कुछ है, तो पर कैपिटा इनकम तो डाउन होना है। अगले मुद्दे पे आते हैं, जो इस तरह से डिस्कस करेंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार संक्षेप में इनको समझते हैं कि क्यों जनता हारेगी। मैं जो बार बार कर रहा हूं, कंपनियों के नाम पे बिहार में क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। साइकिल बनाने की फैक्ट्री खोल दी है, क्या होता है उससे 10, 15, 20, 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई बिहार की पॉपुलेशन आज के डेट में लगभग लोगों को 12 करोड़ के आसपास है। कुछ ऐसा करो ना कि 3-4 करोड़ लोग वहीं पे रोजगार मिले, वो चीज नहीं है। कोई भी ढंग की फैक्ट्रियां नहीं है, सेवा क्षेत्र का उतना उपस्थिति नहीं है, जो इंडस्ट्रियल हब्स होते हैं वो बिहार में नहीं है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम का कोई विशेष चीज नहीं है बिहार में। तो जब ये सब नहीं है तो क्या होगा बिहार में? बेरोजगारी और शिक्षा के अलावा, पलायन के अलावा क्या होगा? ये सब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल कंपनियां नहीं है, लेकिन वो ऐसी कंपनियां नहीं है जो बिहार में कम से कम 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार दे सके, एटलीस्ट 1.5-2 करोड़ को लोगों को रोजगार दे सके, वो चीज नहीं है। और यही कारण है कि आज के डेट में 1 करोड़ से ऊपर लोग बिहार से पलायन किए हुए हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो बिहार में पिछले 30-35 साल से चलते आ रहे हैं। उनमें से एक मुद्दा है पेपर लीक का, या कहें एग्जामिनेशन का पूरे पैटर्न को चौपट करने का। पेपर लीक की कहानी आप अखबारों में पढ़े होंगे, आप जोड़ के देखिए उन सब चीजों से कि कैसे बिहार की जनता फिर हारेगी, क्योंकि आना इन्हीं दोनों में से कोई एक को है। दूसरा, एग्जाम का। बिहार में आज भी मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो वहां पे लगभग 4-4.5 साल में केवल 3 साल का ग्रेजुएशन होता था। आप सोचिए, जो 3 साल का ग्रेजुएशन आप 4-4.5 साल, 5 साल में कर रहे हैं, तो उस एजुकेशन सिस्टम का जहां पे है उसकी क्या बदहाली है, क्या स्थिति है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हायर एजुकेशन के मामले में बिहार एक समय बहुत आगे था। उस प्राचीन काल के न चोला को ढोने का कोई फायदा है नहीं। आप नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब तक लेके चलते रहेंगे, हमारे यहाँ नालंदा था, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध थे, कुछ नहीं। वो चीज गया, जमाना नया है। 21वीं शताब्दी की बात करिए, हायर एजुकेशन में आपके यहाँ क्या है, कितना R&D आप कराते हैं हायर एजुकेशन पे, कितना पैसा खर्च करते हैं अपने GDP का? बहुत नॉमिनल है, 1% से भी कम है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है हायर एजुकेशन का बिहार में। इन सब कारणों से ये कहा जा रहा है कि आखिर जनता ही हारेगी। आते हैं दोस्तों मेन चीज पे, क्राइम रेट पे। 2015 से पहले बार बार इलेक्शन में यही कहा जाता था कि 2005 से पहले, 15 कह रहा हूं, 5 से पहले बिहार में जंगल राज था। ठीक है, जंगल राज था, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी थी, कोई बात नहीं, ग्राफ बहुत ऊपर था ये क्राइम का। 2005 से 15 सरकार आती है, सरकार चेंज होती है, इसमें जो क्राइम का ग्राफ ऊपर था वो डाउन होता है।
डाउन ये इस सेंस में होता है कि ठीक ठाक संख्या में अपराध पे या क्रिमिनल्स पे लगाम लगाई जाती है। लेकिन 2015 से 2024 कह लें या कहें 2025 तक एनसीआरबी के अगर डाटा आप खोल के देखेंगे तो बिहार में क्राइम रेट में 80.2% की वृद्धि हुई है, जिसके लिए कहा जाता है कि बिहार में आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने। आप सोचिए 80.2% क्राइम रेट में वृद्धि हुई है। तो जब आपने कमी किया यहाँ पे 2005 से 15 के बीच में कमी की, कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच में आपने क्या किया, इस बीच में आपने जो कमी किया था एक तरह से कहें फिर से उसका मटिया पलट हो गया और 80.2% क्राइम रेट में वृद्धि हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। ओवरऑल इस दौरान 2015 से 24 के दौरान ओवरऑल जो भारत में कहें क्राइम रेट में जो वृद्धि हुई है वो है 23.24% मान लीजिए। तो 24% और कहां 80%, कितना अंतर है एक स्टेट में और पूरे ओवरऑल इंडिया में क्राइम रेट में वृद्धि में। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा धब्बा होने जा रहा है ये चीज। अगले मुद्दे पे आते हैं, 2025 के चुनाव बहुत वादे होते हैं लंबे लंबे। एडीआर का मतलब है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये बहुत बड़ा एक एनजीओ टाइप का संस्था है। इनके आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं, आज तक वाले हैं, कई ऐसे न्यूज़पेपर में भी आए थे, उनके भी हैं। 2025 के चुनाव में क्रिमिनल जो केस वाले कैंडिडेट्स से एक बार उन पे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर जीत के तो यही लोग आएंगे ना, हारेगी जनता ही, मैं बार बार कह रहा हूं। आरजेडी के जो टोटल कैंडिडेट्स से पहले और दूसरे चरण के चुनाव में अगर ओवरऑल देखें तो 70% से ऊपर कैंडिडेट्स इनके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जिन पे या तो गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं या फिर हत्या वगैरह के मुकदमा चल रहे हैं। लगभग 70%। सेम हाल बीजेपी में 65% के आसपास है, कांग्रेस में भी 65% के आसपास है, जेडीयू में 39-40% है। लेफ्ट पार्टी सबसे इसमें माहिर है, उनका जो ग्राफ है वो 90% के आसपास है। कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंसी में कहा जाता है, कुछ कुछ इलाकों में अगर प्रमंडल बात करें बिहार की तो वहां पे 100% इनका चला गया है ग्राफ लेफ्ट वालों का। आते हैं एक बिहार में बदलाव करने वाले महान नेता हैं, उनके पार्टी की बात कर लेते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ही खासकर जब दूसरा चरण होता है और पहला चरण, तो ऑलमोस्ट इनके कैंडिडेट्स भी 40% के आसपास इनके कैंडिडेट्स अपराधी जिन पे ऊपर क्रिमिनल केस हैं, या तो वो गंभीर अपराध में लिप्त हैं या नॉर्मल अपराध में। बात वो नहीं है, बात यह है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस है तो आपने ऐसे लोगों को क्यों कैंडिडेट बनाया। आप समझिए चीजों का, आप बिहार में बदलाव के लिए कह रहे हैं, अगर आप हारते हैं तो आप दोषी देंगे बिहार की जनता को। इवन हम जैसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि बिहार की जनता बदलाव नहीं चाह रही है, जबकि आप देखें तो जन स्वराज पार्टी ने भी वही काम किया है। कितना इन्होंने 65 किया, इन्होंने 70 किया, तो आप 40 करके कौन सा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने परिवर्तन ला दिया बहुत ज्यादा। सवाल यह है कि आपके पास कोई एक भी बेदाग, हर व्यक्ति बेदाग होना चाहिए, एक भी दागी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, तब तो माना जाता है कि आप वाकई में बदलाव चाह रहे हैं। इनके कैंडिडेट्स में 19 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिन पे हत्या के मामले दर्ज हैं। आप समझिए, ठीक है वो व्यक्ति दोषी है, वरी होगा या दोषी है या नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कोर्ट का फैसला कब तक आएगा। सवाल यह है कि क्या बिहार के 10-12 करोड़ पॉपुलेशन में आपको बेदाग छवि वाले लोग नहीं मिले। आप जब बदलाव की बात कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का कि आपसे भी सवाल पूछा जाएगा जब आप चुनाव हारेंगे, तो आप भी आत्मविश्लेषण करेंगे इन सब चीजों का। कुछ मिरेकल ना हुआ तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी। अंततः आना किसने है, वही दोनों में। जो मेरा सुझाव है बिहार के लिए, देखिए बिहार में जनता हारेगी ये तो तय है, राजनेता जीतेंगे ये भी तय है, लेकिन कैसे बदलाव लाया जा सकता है मैंने आलोचना तो कर दिया। मेरा अपना सजेशन रहता है कि बिहार में 10 से 15 साल ऐसा होना चाहिए कि कुछ इस तरह का सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो जहां पे सेंटर और स्टेट अलग अलग ना मिलके एक एंटिटी के तौर पे काम करें, या फिर प्रेसिडेंशियल रूल में थोड़ा सा चेंज करके बिहार में ऐसे लाया जाए कि प्रेसिडेंट भी हो शासन, केंद्र का भी हस्तक्षेप हो और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी रहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरे जो अभी वर्तमान में स्वायत्त तरीके से काम करते हैं उस तरह की स्वायत्तता न दी जाए बिहार को। एक तरह से कहें मोनोपोली टाइप का हो। मोनोपोली में यह हो सकता है कि आप जनता को बेशक स्वतंत्रता दीजिए, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मत करिए, लेकिन सरकार के लेवल पे इतने सारे मिनिस्ट्री और जो भी डिपार्टमेंट में करप्शन में लोग फंसे हुए हैं ना, उन पे कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कठोर का मतलब ये है कि जिन पे भी आरोप लगा करप्शन का, केस का, इस सब तरीके का, 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते में इनको जेल भेजिए, सलाखों के पीछे पहुंचाइए, ईमानदार सरकार बनाइए, बिहार को विशेष पैकेज दीजिए,
बिहार में उद्योग लगाइए, उद्योग के अलावा जो बिहार से लोग माइग्रेट कर गए हैं उनको वापस लाने का भरोसा दिलाइए। कुछ ऐसे विकल्प हो सकते हैं। बाकी मैं नीति निर्माता हूं नहीं, मैं आलोचना ज्यादा कर सकता हूं, नीति के बारे में कम बता सकता हूं। सुझाव यही है कि बिहार में अगर इसी तरह की सरकार चलती रही, पहले आरजेडी, फिर बीजेपी, जदयू, फिर अब महागठबंधन या कोई और आए, सवाल वही रहेगा। दिक्कत यह है कि जो भी आएगा वही काम करेगा जो हम पिछले 35 साल 30 साल से देखते आ रहे हैं। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कुछ ऐसा बिहार में बनाना चाहिए, कुछ इस तरीके का नया नवाचारी करना चाहिए बिहार के लिए, ताकि बिहार की जनता उससे जो पीड़ित है, एक तरह से कहें कुशासन से, जो पीड़ित है अपराधी पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं से, उनसे छुटकारा मिले। नहीं जरूरत है विधानसभा की बिहार में, केवल जरूरत है शासन की। शासन या तो प्रेसिडेंशियल रूल में लाओ, आप सीएम रखो, एक को या दो को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्टी से बना दो एक सीएम, कोई इशू नहीं है। लेकिन सरकार किसकी रहे? सरकार में ऐसे 5-6 लोग हों जिसमें 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जज हो, 2-3 हाई कोर्ट के जज हो, 2-4 जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो नामी प्रतिष्ठित लोग वो हों, वो सरकार चलाएं, न कि इस तरह के चुने हुए राजनेता जो जीतेंगे खुद और हारेगी जनता। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।